हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का हमारा टॉपिक है कि ये स्टॉक ऑपरेटर होता क्या है। कि हम बहुत बार सुनते हैं कि ऑपरेटर का गेम है और शेयर मार्केट को ऊपर ऑपरेटर लेकर जाते हैं और ऊपर से फिर नीचे गिरा देते हैं ऑपरेटर्स। तो ये ऑपरेटर होते कौन है और इसको पूरे को समझने की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इंपॉर्टेंस तो इसलिए है कि जब तक हम पूरे मैकेनिज्म को नहीं समझते तब तक हमारे लिए उसमें जीत पाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आपको एक महाभारत का एग्जाम्पल दे देता हूं कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था लेकिन निकलना नहीं आता था, और इसी चक्कर में फाइनली उनका क्या रिजल्ट निकला वो हम सबको पता है, कहने की जरूरत नहीं है। और तो सेम वे में जब तक हम इस पूरे स्टॉक मार्केट के इस चक्रव्यूह को नहीं समझ लेते ना, ये गेम क्या है और इसको चलाता कौन है और किस तरह से हम उनसे जीत सकते हैं या उनके साथ रहकर हम भी पैसे कमा सकते हैं, तो ये इस चीज को समझने के लिए मैं आपको इस पूरी वीडियो में A to Z सारी चीज समझाने वाला हूं। एक छोटी सी स्टोरी का मैं यूज भी करूंगा उसको समझाने के लिए, जिससे हमें पूरी क्लैरिटी आ सके और हम उनके ट्रैप में फंसने से बच सकें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक चीज याद दिला दूं कि यहाँ पर मेरी किसी भी स्टॉक को लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर उसमें कोई एग्जांपल में कोई स्टॉक निकल कर आता है तो अपना ड्यू डिलिजेंस उसमें कर लें। और सेकंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें कि इस पूरी फैमिली को, ट्रेडिंग विद विवेक के हम जो एक पूरी फैमिली में इंक्लूड हो रहे हैं ना, जो साथ में जुड़ रहे हैं, इस फैमिली को थोड़ा सा बड़ा बना लें। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें वीडियो को और लाइक भी कर लें। तो देखो, ऑपरेटर का मतलब यहां पर क्या है, इस चीज के लिए एक चीज समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 3-4% लोग पैसा कमाते हैं। तो अगर एक जनरल बात की जाए, थ्योरेटिकल मीनिंग में बात की जाए दैट व्हाट इज स्टॉक मार्केट, तो उसका एक ही आंसर आता है कि स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस, ए मैकेनिज्म, एक मार्केट है जहां पर लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं, कंपनीज के शेयर्स लिस्ट होते हैं और हम उनमें हिस्सेदारी परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। हम कभी भी एंटर कर सकते हैं और कभी भी हम उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिकल इसका आंसर समझा जाए तो मेरे हिसाब से इसका प्रैक्टिकल आंसर है कि ये एक लीगल मैकेनिज्म है जहां पर पैसा 97% लोगों की पॉकेट से निकलकर 3% लोगों की पॉकेट में चला जाता है। तो ये 3% लोग हैं कौन एक्चुअल में? तो 3% के भी सिर्फ एक माइनॉरिटी सा एक पोर्शन होता है। 3% का भी अगर हम बात करें तो शायद 3% या 1% होगा उसका भी। तो वे लोग इस मार्केट को चलाते हैं और वो उस मार्केट को कैसे चलाते हैं इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं। ज्यादा देर नहीं लगेगी तो मैं इसको बोर बिल्कुल नहीं होने दूंगा, लेकिन इस पूरी वीडियो को समझना जरूरी है, देखना जरूरी है पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जिससे हम ट्रैपिंग से बच सकें। तो एक छोटा सा गांव था और उस गांव में बड़े भोले भाले लोग रहते थे। तो वहां पर बहुत सारे बंदर भी थे, क्योंकि पुराने जैसे गांवों में बहुत सारे बंदर होते हैं। मैं मेरठ से, मेरा नेटिव प्लेस मेरठ में है, तो वहां पर भी बहुत सारे बंदर होते हैं। अभी मैं गुड़गांव में रहता हूं वैसे। तो एक छोटा सा गाँव था, वहां बहुत सारे बंदर थे। एक बहुत ही भोले भाले शरीफ लोगों का गांव था। तो वहाँ के लोग बंदरों से काफ़ी परेशान थे और परेशान रहते भी हैं, क्योंकि वो चीज़ों को छीन कर ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं उनको। बाद में अगर हम बाद में रोटी देते हैं या कुछ फल देते हैं तो वो छोड़ते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। तो एक बार एक बाहर से अजनबी उस गांव में आया और गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे बड़े बूढ़े। तो उनसे बोला कि भाई साहब, हमें 10 बंदर चाहिए। तो गांव के लोग थोड़े से मतलब एकदम से शॉक हो गए कि यार ये बंदर इसको क्यों चाहिए, हम तो बंदरों से पहले दुखी हैं, कौन अपने गांव में बंदर ले जाना चाहते हैं, करेंगे क्या। लेकिन कुछ बात नहीं, उनके तो बंदर कम होने थे तो थोड़ी सी जान छूटनी थी। तो उन्होंने गांव के कुछ बच्चों को बुलाया जो अच्छे मजबूत हट्टे कट्टे बच्चे थे। तो उनको बुलाया कि बच्चों, इनको जरा 10 बंदर एक बोरे में बंद करके जरा पकड़ के लाके दे दो। तो उन्होंने बोरों में बंद करके बंदरों को पकड़ के लाके दे दिया और वे लोग चले गए, जो बाहर से अजनबी आए थे, लेकर चले गए। फिर एक हफ्ते बाद वे फिर से आए वापस से और कहने लगे कि भाई साहब, हमें इस बार 100 बंदर चाहिए। तो गांव के लोगों ने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये बंदरों का कुछ, या तो कुछ व्यापार करते हैं, कुछ काम करते हैं, या कहीं पे कुछ सर्कस वर्कस में लेके कहीं ना कहीं तो लेके जाते होंगे, जिससे ये लोग वापस से बंदरों को फिर से लेने आए हैं। तो इसका देखो एक सिंपल सा उन्होंने क्या किया कि भाई साहब, हम बंदर पकड़ तो देंगे, लेकिन 100 बंदरों को पकड़ने में मेहनत चाहिए होती है। जो बच्चों ने आज मजदूरी पे काम पे जाना है या खेतों पे जाना है, उनका काम का फर्क पड़ेगा। तो हमें फिर 100 रुपए एक बंदर के चाहिए आपसे, आप 100 बंदर मांग रहे हो तो 10,000 रुपए हो गए। तो अजनबियों ने बोला तो कि ठीक है साहब, आप 10,000 रुपए ले लो और हमें 100 बंदर पकड़ के दे दो। तो उन्होंने 100 बंदर पकड़ के दे दिए और फिर चले गए। फिर एक हफ्ते बाद वो फिर से आए कि भाई साहब, हमें इस बार 1,000 बंदर चाहिए। अब तो गांव वालों को बिल्कुल पक्का पता चल गया कि यार टोटली हमारे पास 10,000 बंदर हैं। 600 हम मतलब 100 एक बार दे चुके हैं, 10 एक बार दे चुके हैं, अब ये 1,000 बंदर मांगने आए हैं।
जरूर कुछ बड़ा काम है। तो इस बार गांव के लोगों को भी लगा कि यार थोड़े से पैसे ज्यादा मांगते हैं, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि बंदर भी कम हो जाएंगे और पैसे भी ज्यादा आएंगे। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब इस बार 100 रुपए में बंदर नहीं मिलेगा, इस बार 200 रुपए में बंदर मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी 200 रुपए में बंदर दे दो। तो उन्होंने 200 रुपए का रेट पक्का कर लिया और 200 रुपए और 1000 के हिसाब से वो 2 लाख रुपए के बंदर हो गए। तो उन्होंने पकड़ के ले गए, ट्रक में भर के ले गए। फिर एक हफ्ते बाद वो फिर से आए कि भाई साहब हमें इस बार 500 बंदर चाहिए, 500 नहीं 5000 बंदर चाहिए। तो 5000 बंदर के लिए उनको लगा कि नहीं यार अब तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घपला है ये, इस बार तो 300 रुपए लेंगे बंदरों के। तो 300 रुपए ले लिए और 5000 बंदर ले गए, तो अच्छे खासे 15 लाख रुपए हो गए। तो 15 लाख रुपए वो लेकर चले गए। अब उसके बाद में फिर एक हफ्ते बाद आए कि भाई साहब जितने भी बंदर है ना आपके पास वो सारे दे दो बचे हुए, कि भाई साहब इस बार तो हमारे पास थोड़े से बंदर बचे, 1000 रुपए का एक बंदर मिलेगा, उससे कम एक पैसा नहीं मिलेगा। कि ठीक है भाई साहब जितने भी हैं 4-5 हजार जितने बंदर बचे हैं सारे ही सारे दे दो। और वो सारे बंदर ले गए। तो 10-11 हजार बंदर इकट्ठे करके वो लोग ले गए। और उसके फिर एक हफ्ते बाद फिर एक बंदा आया वहीं पर और बोला कि भाई साहब कोई बंदर है क्या आपके पास, मुझे खरीदना है और मैं इस बंदर के 5000 रुपए एक बंदर के दूंगा और मेरी जो रिक्वायरमेंट है ना वो 20,000 बंदरों की है। तो गांव वालों को लगा कि यार हमने तो सारे बंदर सस्ते ही बेच दिए, ये तो बहुत महंगे बंदर थे, इतनी अच्छी चीज थी सस्ती बिक गई। अब सबके सब परेशान होने लगे। तो वो जो आया था बाहर से वो फाइनली बोल के गया कि भाई साहब अगर आपके पास बंदर आए ना तो ले लेना, मैं आपसे 20,000 रुपए या 10,000 रुपए या 15,000 रुपए जिस रेट में भी आप बोलोगे ना उस रेट पे बंदर लेने को तैयार हूं। तो भाई साहब ठीक है कि मैं 10,000 रुपए बंदर लेने को तैयार हूं, जो भी रेट बोला और जितने भी बंदर हो ना सारे ले लेना। तो एक हफ्ते बाद फिर से वापस एक बंदा आया कि भाई साहब बंदर बिकाऊंगा मेरे पास बहुत सारे और मैं आपको सस्ते दे दूंगा। कि किस रेट पे दे दोगे भाई साहब, कि ठीक है 8,000 रुपए बंदर के हिसाब से लगा दूंगा। और कि कितने बंदर हैं, कि जी 10,000 बंदर हैं। तो गांव वालों ने सोचा कि इतने तो पैसे भी नहीं है, हमने जितने बंदर बेचे थे जिस भाव पे बेचे थे उस हिसाब से तो ये रेट ही मतलब हमारे पास उतने पैसे ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जमीनें गिरवी रख दी और जो घर पे ज्वेलरी थी वो सारी गिरवी रख दी, कंगन गिरवी रख दिए, जितना कैश था सारा निकाल लिया। जिसने जो जमीन खरीदनी थी उसके पैसे इकट्ठे किए थे वो भी लगा दिए। जो बेटी बहुओं की जो शादियां होने के लिए पैसे इकट्ठे रखे थे वो भी सारे लगा दिए और सारे बंदर उनसे ले लिए, ये सोच के कि ये बंदर अब हमारे 15-20 हजार रुपए पर बंदर के हिसाब से बिकेगा। 8,000 रुपए बंदर के हिसाब से सारे ले लिए। तो आप समझ गए ना क्या रिजल्ट निकला, कि उनके बंदर उन्हीं के पास रह गए और सारे लोग गायब हो गए। और वो जितने भी लोग आए थे ना वो सारे के सारे ऑपरेटर्स के थे। और ये ऑपरेटर्स के जो शोर मचाने वाले लोग होते हैं आप समझ सकते हो वो कौन होते हैं, कहां पर शोर मचता है कि इसकी ये खबर है, इसकी वो खबर है, इसकी ये खबर है, ये कंपनी इतनी ऊपर चली जाएगी, ये कंपनी उतनी ऊपर चली जाएगी, हाथ में नहीं आएगा शेयर और बहुत ऊपर चला जाएगा। आप मेरी बात समझ लो फिर से, ये मुझे स्टोरी सुनानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं इस स्टोरी को सुनाऊं। और एक्चुअल में मेरे जो यूट्यूब पर जो कमेंट्स लिखते हैं तो एक व्यूअर ने, एक भाई बंधु ने मुझे इसको बोला भी था कि भाई इस स्टोरी को आप बता दो। तो फिर से मुझे रिमाइंड हुआ तो मैंने सोचा आपको ये स्टोरी बता देता हूं कि इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है। जब कभी किसी कंपनी के बारे में अच्छा होने की ज्यादा खबर चल रही हो ना और जो शोर मचाने वाले लोग होते हैं उनसे, खासतौर से मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद से समझ लेना शोर कहां मचता है। तो वहां पर वो बंदर बेचने आए हैं, आप ही के बंदर आप ही को बेच जाएंगे और घर के जितने सारे पैसे हैं ना वो सारे के सारे अपने ही बंदरों पर लग जाएंगे, अपने बंदर अपने पास रह जाएंगे, पैसे भी सारे के सारे चले जाएंगे और फिर से वो प्राइस नजर नहीं आएगा। तो सेम चीजें मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं। जब यस बैंक में 12, 13, 15 रुपए से शेयर प्राइस चल के 25 रुपए से चल के जब 75 तक गया था ना तो बंदर बिके थे। और सेम चीज जब आइडिया में हुई थी, ऊपर की तरफ गया था वापस से नीचे आ गया तब भी बंदर बिके थे। और बहुत सारे बंदर तब भी बिके थे जब कि फेसबुक ने इतना पैसा डाला है और गूगल इतना पैसा डाल रहा है और बाहर से इस फंड ने उतना पैसा डाला है और उस फंड ने उतना पैसा डाला है, तब भी शायद थोड़े से बंदर बिके थे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि हम इतना बड़ा करार कर रहे हैं बाहर से, उस कंपनी के साथ इतने जेट बनाएंगे, इतने विमान बनाएंगे और आर्मी के लिए इतने जेट्स चाहिए होंगे, तब भी 1400 रुपए का रेट चला गया था, अभी वो 700 के आसपास है HAL, तो तब भी बंदर बिके थे। इन बंदरों के बिकने में अपने घर की चीजें बेचने का कोई मतलब नहीं है। आप इस चीज को अच्छे से समझ लो, जब चीजें अच्छी हो, सस्ती हो तभी लें। बंदरों के चक्कर में, पीछे पड़ने के चक्कर में, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने घर की चीजें बेचने का कोई मतलब नहीं है। पूरे दिन नौकरी करके, जॉब करके, अपने बिजनेस को करके तब मुश्किल से पैसा
आता है और वो जोड़ के जब इकट्ठा करते हैं ना और वो किसी बंदर बेचने वाले को चले जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन गलतियों से अगर सीख लेना तो बहुत ज्यादा अच्छा है। खासतौर से दूसरे के समझाने से अगर हम जल्दी सीख लें और वो गलतियां ना करें, अपने ऊपर गलती करके सीखने में ना बहुत देर हो जाती है और बाद में पछताने के अलावा कुछ और बचता नहीं है। तो मेरा मैसेज आज की डेट में यही है कि बंदरों के बेचे जाने पर खुद बंदर ना खरीदें, अच्छी चीजें खरीदें। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के प्रोडक्ट्स की कभी कोई तारीफ नहीं होती कि इसका स्कोप इतना चला जाएगा, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर की डव को यूज करना इतने लोग ज्यादा शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ कभी नहीं होता, हमेशा इसी तरह की बातें आती हैं कि एल&टी को 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया और एनबीसीसी को इतने हजार करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया और एचएएल को इतना मिल गया और बीएचईएल को इतना मिल गया। भाई साहब, वहां पर बंदर बिकते हैं, बंदर खरीदने से बचो। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। दोस्तों के साथ शेयर कर लेना अगर दोस्तों से सच में प्यार करना है और उनको बंदर खरीदवाने से बचाना है। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस ट्रेडिंग, हैव ए नाइस इन्वेस्टिंग।